हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ भागू। वेलकम टू माय चैनल स्वीट यू कैंडल्स। और आज का ये वीडियो है जो 2025 में ट्रेंड्स होने वाले हैं कैंडल बिजनेस में। उसके अलावा मैं शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस को, जो लास्ट ईयर मैंने जो चीज़ें सीखी है, जो चीज़ें मैंने लर्न करी है, जो मिस्टेक्स मैंने करी है, उन सब के बारे में। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो वो इंग्लिश में था, लेकिन धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि इंग्लिश में वैसे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कैंडल मेकिंग के लिए, बट हिंदी में बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है। मैंने इसको चेंज करके हिंदी में कर दिया। हिंदी चुनने का कारण भी ये था कि मैं जहाँ से आती हूँ मैं बहुत लोग हिंदी में ही बात करते हैं। मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, आई शुड शेयर विद अदर पीपल, ताकि मेरे जैसे काफ़ी मम्मियाँ जो घर बैठे हैं, जिनको लगता है कि उनको कुछ अपना स्टार्ट करना है, सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, क्यों नहीं मैं अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करूं। उनकी अगर कुछ मदद हो जाती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आज का जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो ये रहेगा कि कैसे एक कैंडल बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे उसको ग्रो करें और कैसे बिजनेस को फैलाएं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसके अंदर मैं ट्राई करूँगी कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कैंडल मेकिंग को कवर कर लूँ, ताकि आपको फुली नॉलेज हो। इस वीडियो में बात करेंगे हम उन सभी प्रॉब्लम्स की जो स्टार्टिंग में सब लोग फेस करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो ही क्यों मैटर करता है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो मैंने कैंडल बिजनेस के थ्रू लास्ट 5 ईयर्स में सीखी है। सारी इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कहाँ से सामान लाना है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, उनमें क्या चेंजेस आया है, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025 में स्टार्ट करें। जैसे कि 2025 का ट्रेंड्स क्या है, 2025 में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, साथ ही कंज्यूमर ट्रेंड्स कैसे शिफ्ट हो रहा है, जैसे यूनिक हैंडमेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, साथ में सेल्फ केयर और होम डेकोर का मार्केट भी डिमांड में बढ़ रहा है। यूएस का ही नहीं, इंडिया मार्केट भी स्पेशली कैंडल बिजनेस 7 to 10% बढ़ चुका है अभी तक, एंड फ्यूचर में ये और बढ़ने वाला है। बिजनेस के बहुत साइड्स होते हैं, जैसे कि प्रमोशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, बिजनेस को रन करना, ग्रो करना। आपको जरूरत के हिसाब से ग्रो करना है आपके बिजनेस को, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ तक ले जाना है अपने बिजनेस को। आप स्मॉल रख सकते हैं, जैसे आपको रखना है, पार्ट टाइम रख सकते हैं, साइड इनकम के जैसे रख सकते हैं, या फुल टाइम। आप चाहे स्मॉल रखें या बिग रखें, मैं यहाँ हेल्प के लिए हूँ। मैं भी अपने बिजनेस के बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। वो चैलेंज आपके भी हो सकते हैं, या अभी नहीं है लेकिन हो सकता है एक पॉइंट पर आप जरूर फेस कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल टेस्टिंग, विक टेस्टिंग, या मटेरियल कहाँ से लेना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, शिप कैसे करना है। बहुत सारी चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे तो लगेगा कि अरे बाप रे, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे तो हार्ड नहीं होगी। ऑनलाइन, इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो, जैसे मेरा चैनल हो गया, कोई और भी चैनल जहां से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सभी रिसोर्सेज आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। आप बहुत सारा टाइम और फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं, दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हैं, और अपना टाइम और रिसोर्सेज भी बचा सकते हैं। लेकिन मिस्टेक में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो बेटर वे टू लर्न देन टू मेक अ मिस्टेक। पॉइंट सिंपल है, ओवरवेल्म नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। ये प्रोसेस है जिसको आपको स्लोली सीखना है। सभी रिसोर्सेज का यूज करके जितना सीख सकते हैं सीखें, और फिर अपने हाथ गीले करें। एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप खुद मैदान में उतरेंगे। लेट्स डाइव इनटू इट। बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। जो फर्स्ट चीज आती है वो आती है फाउंडेशन। अगर कैंडल बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2020 क्यों? सिंपल आंसर है, कंज्यूमर डिमांड है। आजकल सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन और होम डेकोर का जमाना है, और कैंडल उसका बहुत बड़ा पार्ट है। लोग अपने सेल्फ केयर में कैंडल को इंक्लूड करते हैं। ये सिर्फ सेंटेड कैंडल होना जरूरी नहीं है, किसी भी टाइप के कैंडल हो सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। कैंडल बहुत सूदिंग है, चाहे वो उनकी फ्लिकरिंग नॉइस हो गई या नाइस अरोमा हो गया। इसके अलावा कैंडल होम डेकोर का पार्ट है। कैंडल के डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, शेप, साइज और कलर जो किसी न किसी रूप में आपके एस्थेटिक या होम डेकोर का पार्ट है, जो उसमें फिट होते हैं आपकी घर की वाइब के अकॉर्डिंग, चाहे वो कलर हो गया हो या डिजाइन हो गया हो। ये बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल में आ रहे हैं।
क्या आपको पता है कि यूएस में 10 में से 8 घरों में कैंडल रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। लेकिन आपको क्यों कैंडल स्टार्ट करना है और कंज्यूमर की डिमांड पूरी करनी है? सिंपल है कि ये फ्लेक्सिबल मार्केट है जहां पे आसानी से एंट्री हो सकती है और कोई भी कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर सकता है और इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वॉल्व होना है, कितना बढ़ाना है, क्या हॉबी रखना है या फिर सिर्फ पॉकेट मनी के लिए यूज करना है या सिर्फ लोकल्स को बेचना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आगे आपको लेके जाना है। कैंडल सेल्फ केयर, गिफ्ट और होम डेकोर सब जगह पे हैं। कैंडल कहीं नहीं जाने वाली है, ना ही कैंडल की डिमांड। इंडिया में तो कैंडल की डिमांड अभी शुरू हुई है और मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा है, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है 2025 में कैंडल बिजनेस स्टार्ट करने का। साथ ही आपके पास फ्रीडम है कि आप फुल टाइम नहीं करना चाहते, पार्ट टाइम कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास कैंडल मेकिंग को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए और सबसे बड़ा रीजन यही है आपके पास कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सोच रहे होंगे कि चलिए आपकी बात मान ली जाए क्योंकि फ्लेक्सिबल है, डिमांड है, लेकिन क्या मैं कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ कि नहीं। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, ना इंडस्ट्री के बारे में, ना बिजनेस के बारे में और बहुत सारे और एक्सक्यूजेस जो आपके पास हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे पास कोई भी चीज नहीं करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इन जनरली अगर आपको कुछ नहीं करना है तो हजारों कारण मिल जाएंगे आपको नहीं करने के लिए, वो इजी पार्ट है। बट आई वुड से मेक अ टफ चॉइस, रिस्क इट। कोई रिग्रेट नहीं होगा। रैशनल सोच के देखिए कि क्यों नहीं करना चाहिए, किस टाइप का माइंडसेट चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर आप एक बिजनेस के जैसे सोच के आ रहे हैं तो बिजनेस के जैसे ट्रीट करना होगा, ना कि हॉबी जैसे। क्राफ्ट एक हॉबी जैसे स्टार्ट होता है, कैंडल मेकिंग भी हमेशा हॉबी जैसे ही शुरुआत होती है जो कि फन है। लेकिन बिजनेस लेवल पे जाने के लिए आपको बिजनेस जैसा ट्रीट करना होगा। मेरा मतलब है कि आपको डेली टाइम देना होगा, वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, गोल्स एंड माइलस्टोन सेट करना होगा। आपको एज ए जॉब काम करना होगा जो कि आप रियली एंजॉय करते हैं, पसंद है वो करना। मुझे लगता है शुरुआत में सबसे मुश्किल पार्ट होता है यही कि आप हॉबी को बिजनेस में चेंज करना, क्योंकि कैंडल मेकिंग में क्रिएटिव साइड और बिजनेस साइड को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक बिजनेस ओनर होने के नाते दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको बिजनेस की सभी साइड्स आप ही को देखना होंगे, क्योंकि इनिशियली आपको प्रोडक्ट बनाना है, फोटो लेना है, मार्केटिंग करनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है, बहुत सारे और काम होते हैं एक बिजनेस के लिए। सब कुछ आपको ही करना है, लेकिन जैसे ग्रो करता है आपको हेल्प मिलती रहती है। कुछ टास्क, रोल्स आप डेलीगेट भी कर सकते हैं, जो थोड़ा ग्रो होने के बाद आप कुछ पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, कुछ पार्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। वही शुरुआत में आपको सारे पार्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता है। धीरे धीरे आप वहां फोकस करते हैं जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही आपको थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये हॉबी है जिसको आपको बिजनेस में टर्न करना है। और कोई भी अच्छा बिजनेस को खड़ा करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और बहुत हार्ड वर्क लगता है, एक्सपीरियंस लगता है और लगातार कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहती है। सिचुएशन के साथ अडेप्ट होना है और ग्रो करना है और इस तरह सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है। यहाँ कोई मैजिक स्विच नहीं है जो कि ऑन किया और जादू से चल गया। आपको टाइम के साथ धीरे धीरे सीखना है, फिर चाहे फेसबुक ग्रुप हो या यूट्यूब हो, कोई भी चैनल हो, जहां से भी आपको हेल्प मिलती है, जस्ट गेट इट एंड लर्न। अगर आप मेरे जैसे हैं, आपको चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी तरह देखेंगे तो न सिर्फ बिजनेस ग्रो करेगा बल्कि आपको भी उसके साथ ग्रो करना है। बट वहीं आपको रियलिस्टिक भी होना है कि सेल्स रातों रात नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली होगी। मेरे को बहुत पसंद है चैलेंज लेना। ये YouTube जो मैंने स्टार्ट किया था, वो नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज शायद मैं बहुत गंदी हूँ, आज बहुत अच्छे से नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना बात नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं सेम चीज रोज करती रहूंगी तो इवेंचुअली उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और मुझे यही चीज समझ में आती है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको एक ही चीज रिपीट में, डिसिप्लिन में करना होता है तो आप उसमें अच्छे होते रहते हैं। और मैं यही बोलूंगी कि कोई भी पर्सन, कोई भी चीज मैजिक से रातों रात नहीं सीखता है। अगर आप आज वो सक्सेस हो रहे हैं तो आप उनको देखोगे कि उनका लास्ट
10 to 5 years उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करी है। सो अगर हम बात करते हैं रियलिस्टिक होने के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग कॉस्ट के बारे में भी रियलिस्टिक होगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है आपको उसको सेपरेट फंड रखना होगा। आपको स्टार्ट करना है स्मॉल अमाउंट में, जहां आपको बहुत थोड़ा वैक्स, विक जार और फ्रेग्रेंस ऑयल खरीदना है, जो कि टेस्टिंग के लिए चाहिए। आप विक टेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हैं, आप सीरियसली करना चाहते हैं, तो सभी चीजों में टाइम और पैसा दोनों लगेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इनिशियली आपका कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में थोड़ा ज्यादा होगी, बाद में धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जाती है, क्योंकि आप स्मॉल बिजनेस हो, आप स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदोगे, आप बल्क में नहीं खरीद रहे हो, तो आपकी एक कैंडल बनाने की कॉस्ट हायर होगी, जबकि वहीं मुझे वो कैंडल आपसे बहुत सस्ती पड़ेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को किसी और से ना कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ एप्पल का कंपैरिजन नहीं है, आप एप्पल का कंपैरिजन कैरेट से कर रहे हैं, और यहाँ ये नहीं करना है। आपको दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेंचमार्क ना करें। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको अपना मटेरियल, वैक्स, विक, फ्रेग्रेंस ऑयल बल्क में खरीदना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपका प्राइस भी नीचे गिर जाएगा या फिर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यूजुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और मिडिल में होता है। कॉस्ट कम हुआ, प्राइस नीचे आया, आपका प्रॉफिट मार्जिन ऊपर गया, आपकी सेल्स बढ़ी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका नेट मार्जिन ऊपर जाएगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो हर चीज प्राइस के प्रोस्पेक्टिव में इंप्रूव होगा। सक्सेस की टाइमलाइन के लिए आपको रीजनेबल होना होगा, क्योंकि कई बार फर्स्ट सेल होने में कई दिन या कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं, जो कि परफेक्टली नॉर्मल है। आपको काम करते रहना है, प्रमोट करते रहना है, जब तक कि एक मोमेंटम नहीं बन जाता है और ट्रैफिक आने नहीं लग जाता है और सेल्स होनी नहीं लग जाती है। धीरे धीरे रिपीट कस्टमर आने लगेंगे, स्केल एक्यूमुलेटेड होने लगेगी। इस तरह आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां रोज सेल्स होगी। टाइमलाइन से मेरा पॉइंट ये है कि गोल्स बड़े रखने चाहिए। आप चांद पे जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले घर से निकल कर रोड पे आना पड़ेगा, राइट? सो माइलस्टोन बनाए, स्मॉल गोल्स बनाए, स्टेप बाय स्टेप एक चीज एक बार करें। पहली सेल्स का गोल, फिर मंथ में कुछ सेल्स का गोल, या फिर हर वीक में कुछ सेल्स का गोल। इस तरह से छोटे गोल होने चाहिए। तो जब हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, जबकि हम स्लो ग्रोथ करेंगे तो वो ओवर द ईयर एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो पॉइंट है कि ड्रीम बिग बट प्लान स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। इट्स कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। जिनको नहीं पता है उनको बताती हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब है कि हमें कॉन्फिडेंट नहीं है, हम हमारी एबिलिटी पर डाउट करते हैं, हम सफिशिएंट नहीं लगता है। और कैंडल बिजनेस में हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हमें नहीं पता है। मार्केट में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट है, आप गूगल करोगे तो हजारों प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे जो बहुत सुंदर होंगे। सेम लोकल मार्केट जाओगे तो आपको वहां बहुत सारी सुंदर सुंदर कैंडल्स मिल जाएगी, लेकिन आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इससे आपको हमेशा लगेगा कि आपका प्रोडक्ट इनफ नहीं है, प्रोडक्ट गुड नहीं है। आपको मार्केट के हिसाब से ढलना है, और यही है निश, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए गोल्स और इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपी करें या जो भी वो कर रहे हैं आप भी उतना करें। लास्टली, बिगेस्ट मिस्टेक फॉर न्यू कैंडल मेकर जो करते हैं वो है परफेक्शनिज्म। ट्रस्ट मी, मैंने भी वो मिस्टेक करी है, लेकिन ये माइंडसेट होता है। गोल होना और परफेक्शन का टारगेट होना अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपना कुछ चीज अपना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीज बना रहे हो, आप परफेक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क के साथ आप कर रहे हो। और आप प्रोडक्ट में बोलते ना, हम अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि इसका मतलब है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप प्रोडक्ट क्वालिटी की केयर करते हो, आप केयर करते हो जो आप काम कर रहे हो। आप धीरे धीरे अपने काम को कंफर्टेबल हो जाओगे, वो भी काफी है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट पे बात आती है, तो जैसे कैंडल या कोई भी
क्राफ्ट है, कुछ परफेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई परफेक्शन होता है। आप परफेक्शन के चक्कर में पागल हो जाओगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान देना है, जिसका हर बार सेम क्वालिटी का बन सके। ये रिपीट क्वालिटी प्रोडक्ट हो जो कि आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करेगा और इस तरह से बिजनेस को स्केल करेगा। परफेक्शन के चक्कर में अगर आप रहे तो 3 महीने में आप कैंडल मेकिंग क्विट कर देंगे। इस क्राफ्ट में बहुत वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के साइज के विक जो कि हर बार डिफरेंट होंगे। फ्रेग्रेंस की मात्रा हर बैच में आप यूज कर रहे हैं वो 1-2 ग्राम कम ज्यादा हो सकती है। जो रॉ मटेरियल वैक्सेस, ऑयल या विक्स जो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट बैच में बन के आते हैं और हर बैच थोड़ा वेरिएशन होता है। सब मटेरियल सेम नहीं होगा, दैट्स ओके। ये अंतर एक्सेप्टेंस रेंज में होता है जो कि क्वालिटी वाइज हर बार कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन आप परफेक्शन की तरह नहीं देख सकते हैं। हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट के लिए परफेक्शन कुछ नहीं होता है। आपको ये माइंड में रखना है कि जैसे कैंडल जलती है, सेंट देती है, या जो सेंट आप यूज कर रहे हैं कैंडल के लिए वो भी बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि हो सकता है कि एक कस्टमर को सेंट ज्यादा पसंद आए बजाय दूसरे कस्टमर के। एक कस्टमर की जो फेवरेट हो दूसरे कस्टमर की लीस्ट फेवरेट भी हो सकती है। आपके घर में जो परफॉर्मेंस है कैंडल का वैसा नहीं होगा कस्टमर के घर में, क्योंकि उसका एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। इस तरह आर्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है और आपको जितना जल्दी ये बात समझ लेंगे उतना कम स्ट्रेसफुल होगा आपके लिए और आगे बढ़ने में आपको ज्यादा मोटिवेट होंगे। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर फाउंडेशन और फंडामेंटल, वो है कि आपके बिजनेस गोल होने चाहिए। सो 2 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है और जितना जल्दी आप उसको फिगर आउट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये टाइम के साथ बदलते भी रहते हैं, आप इवॉल्व होते रहते हैं, अडेप्ट होते रहते हैं, जो कि सही तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का और सर्वाइव करने का। क्योंकि अगर आप अडेप्ट नहीं होंगे बिजनेस का सालों साल चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको ओवरऑल वैल्यू, मिशन और विजन होना चाहिए बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बिजनेस में सिर्फ ई-कॉमर्स शॉप रखनी है या लोकल मार्केट में सिर्फ सेल करना है, या सिर्फ आप एक स्पेसिफिक कस्टमर बेस के लिए अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं। क्या आपको ये फुल टाइम या लॉन्ग टर्म करना है? क्या एज ए करियर करना है? आपको सिर्फ साइड बिजनेस जैसा करना है या फिर हॉबी जैसा रखना है? या क्या आपको एक फैमिली बिजनेस रखना है या सिर्फ अपने आप तक रखना है या पार्टनर्स रखना है? स्केल करना है या सब छोड़ छाड़ के सिर्फ कैंडल ही बेचनी है और इवेंचुअली कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड करने हैं? सभी लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं। फिर आता है कि मिशन जो कि आप अपने बिजनेस के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक कॉज को लेके, जैसे कि किसी एनजीओ को पैसा इकट्ठा करना है, सारा प्रॉफिट उसी एनजीओ में जाएगा। सो बेसिकली क्या ऐसी चीज है जो आपके इस बिजनेस को ड्राइव करती है, उसी को अपना मिशन बनाओ और अपना विजन भी। इस तरह से शॉर्ट टर्म गोल भी उतना ही जरूरी है विजन को आगे बढ़ाने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इवेंचुअली आपको प्रॉफिट तो कमाना ही है, अभी नहीं, लेकिन आपका एंड गोल तो यही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है कि 3 मंथ में मुझे अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना है, 2 वीक में मुझे फर्स्ट सेल करनी है, 1 मंथ के बाद में 3 सेल्स दिन में होनी चाहिए, 3 महीने के बाद एक और माइलस्टोन होना चाहिए कि जैसे सेलिंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म लाइक एटसी हो गया, या अपना खुद का शॉप स्टार्ट करना है, क्राफ्ट शोज करना है महीने में। ये सभी शॉर्ट टर्म गोल्स है। जब भी आप इनको अचीव करेंगे तो आप मोटिवेटेड फील होंगे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी टू कंटिन्यू टू योर बिजनेस। सो अब तक हमने बात करी बिजनेस साइड की, चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल कैंडल मेकिंग की, बेसिक्स जिससे आप अपना कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में बात करूंगी। कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, जार, वैक्स, विक एंड फ्रेग्रेंस ऑयल। ये है मेन कंपोनेंट जिनको आपको सोचना है जब आप कैंडल डिजाइन कर रहे हैं या कैंडल टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे वैक्स से। मार्केट में बहुत सारे वैक्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप के ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के वैक्स ब्लेंड्स भी अवेलेबल है। हर साल ब्लेंड्स की मात्रा डिफरेंट आती है और नई नई वैक्सेस भी मार्केट में आती रहती है, बट हम मेन 3 वैक्स को कवर करेंगे, पैराफिन, सोया एंड कोकोनट। इनके बहुत सारे ब्लेंड्स अवेलेबल है। अगर उनमें से आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपना ब्लेंड भी बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर देखें। मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। इस वीडियो में कंप्लीटली ऑल द वैक्सेस की इंफॉर्मेशन है। अगर आप
बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप अपनी वैक्स डिसाइड करने से पहले रिसर्च जरूर करें। ध्यान रहे कि वैक्स टाइप डिसीजन में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि हर वैक्स के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ वैक्स जनरली बेटर सेंट थ्रो देती है, जैसे कि पैराफिन वैक्स हो गया, पैरासोया ब्लैंड वैक्स हो गई। लेकिन कुछ वैक्स ज्यादा अच्छे मार्केट में बिकेगी, जैसे कि सोया और कोकोनट वैक्स, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्गेनिक होती है तो लोग उसको प्रेफर ज्यादा करते हैं। कुछ वैक्स सस्ते पड़ेंगे तो कुछ वैक्स महंगे पड़ेंगे। कुछ वैक्स को यूज करना इजी है तो कुछ वैक्स में राइट विक मिलना आसान है, वहीं कुछ वैक्स में प्रॉपर विक मिलना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि टेस्ट करें और देखें कि आपको क्या पसंद आ रहा है, किस वैक्स के साथ आप कंफर्टेबल है काम करने में। मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोग सोया या पैरासोया ब्लेंड ट्राई करेंगे, लेकिन डरिए नहीं, आपके और भी ब्लेंड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा। समरी ये है कि सेंटेड कैंडल में वैक्स का काम होता है विक के लिए फ्लेम को फ्यूल देना और फ्रेग्रेंस ऑयल को होल्ड करना, और वैक्स 90% ऑफ योर कैंडल का पार्ट है। नेक्स्ट आता है विक, जो कि कैंडल का स्मॉल पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब विक चलती है तो फ्लेम से वैक्स को वार्म करती है, एक मेल्ट पूल बनाती है जो कि फ्रेग्रेंस ऑयल को एयर में रिलीज करती है, और यही कारण है कि हमें स्मेल आती है। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। सभी कैंडल में हॉट थ्रो और कोल्ड थ्रो होती है। कोल्ड थ्रो कैंडल को स्मेल होती है बिना जले हुए, जो कैंडल स्मेल करती है उसको कोल्ड थ्रो बोलते हैं। मतलब जब कैंडल को आप कैंडल के बाजू से जा रहे हैं तो कैसे स्मेल कर रही है, या ढक्कन खोलते हैं तो कैसे स्मेल करती है, वो होती है कोल्ड थ्रो। हॉट थ्रो जो कि कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कस्टमर जिसकी केयर करते हैं, वो है जब कैंडल को जलाते हैं तो वो कितनी स्ट्रांग और जलती है और कैसे स्मेल करती है, वो होता है हॉट थ्रो। दूसरे तरीके से कहे तो कह सकते हैं कि कोल्ड थ्रो कैंडल को सेल करती है, हॉट थ्रो कस्टमर को फिर से लाती है। जब विक जलती है तो वो मेल्ट पूल बनाती है, हॉट थ्रो यहीं से आती है। हार्ड एंड सॉलिड वैक्स मेल्ट होती है, लिक्विड बनती है और फ्रेग्रेंस इजीली हवा में फैल जाती है। फ्लेम को चलते रहने के लिए विक को फ्यूल चाहिए, और ये फ्यूल है वैक्स। इसलिए वैक्स टाइप मैटर करता है, और सभी अलग अलग टाइप की वैक्स डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स फ्यूल का मतलब है कि वो पेयर होती है सर्टेन टाइप की विक के साथ में, इसलिए विक टेस्टिंग जरूरी है। आप किसी भी रैंडम विक को रैंडम वैक्स के साथ नहीं बना सकते हैं, और अगर बनाएंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी कैंडल अच्छी नहीं है तो नहीं होगी। मार्केट में अनगिनत विक्स है, जैसे कि 7 से 8 प्राइमरी विक है। यहाँ जो भी मैं विक की बात करूंगी वो स्पेसिफिक यूएस मार्केट के लिए, लेकिन आपको ये सारी विक इंडिया और यूके मार्केट में भी मिल जाएगी। इको विक जो भी मोस्टली अपनी कैंडल में यूज करती हूँ, इसके अलावा सीडी विक, CDN विक, HTP विक, जिंक विक, एलेक्स, हेम्प विक और वुडन विक, ये बहुत सारी विक है। ये सभी विक थोड़ी बहुत डिफरेंट डिजाइन की हुई होती। आजकल बहुत सारी विक गाइड मिल जाएगी, आप जिसकी हेल्प से अपनी टेस्टिंग को शॉर्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरली बताते हैं कि कौन से टाइप की वैक्स के साथ में कौन सी टाइप की विक चाहिए। सोया वैक्स थोड़ा हार्ड होता है तो इसके लिए ऐसी विक चाहिए जो थोड़ी ज्यादा गर्म होती है। मोस्टली CD, एलेक्स विक ज्यादा अच्छा परफॉर्म देती है। देन आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे एक फेसबुक ग्रुप है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे अदर ग्रुप्स है, आपके क्वेश्चन से आप पूछ भी सकते हैं, बहुत हेल्प होता है। विक टाइप और वैक्स टाइप का जार पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जार शेप मेल्ट पूल को अफेक्ट करता है। इस तरह फ्रेग्रेंस का भी विक पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जनरली बात करें सभी वैक्स की 1-2 प्रेफर्ड विक होती है। जब आपने एक बार विक टाइप डिसाइड कर लिया तो फिर साइज आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं जो इको विक की बात कर रही थी, उनकी लगभग 8 टाइप की साइज आती है, इको 1 से 16 तक, इको 1, इको 2, इको 4, 6, ऐसे ही CD की भी 15 टाइप की साइज अवेलेबल है, CD2, CD3, CD4, 6 टिल CD26। इतनी साइजेस क्यों? डिफरेंट जार के लिए प्रॉपर मेल्ट पूल बनाने के लिए डिफरेंट साइज के विक चाहिए। फॉर 2 इंचेस जार के लिए सभी वैक्स के साथ इको 4 अच्छा जाएगा, लेकिन 4 इंच के जार के साथ बहुत अंडर विक हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको कुछ साइज ऊपर जाना होगा, जैसे इको 8 या इको 10, या आप 2 डबल विक भी यूज कर सकते हैं। यही पॉइंट है विक की डिफरेंट साइजेस होने का, और हर विक सीरीज डिफरेंट साइज होती है। जनरली थंब रूल ये है कि जैसे
जैसे जैसे साइज का नंबर बढ़ता है विक की साइज भी बड़ी होती है। बड़ी विक का क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ टाइम विक थोड़ी मोटी होती जाएगी या चौड़ी या लंबी फ्लेम देगी जो कि थोड़ा हॉट होगा। बड़ी साइज की विक बड़ा मेल्ट पूल बनाती है, लेकिन डिस्क्लेमर यह है कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये फैक्ट है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, टेस्ट करो। टेस्टिंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई डोंट केयर आप किस चीज को रेफरेंस ले रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपको गाइड कर रहा है। कोई भी अगर आपको एडवाइस कर रहा है या ये बोल रहा है या मैं भी बोल रही हूँ कि 2 इंच के जार के साथ इको फूड जाएगी, लेकिन आपको ट्रस्ट करिए, लेकिन अपना खुद का टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी साइज की विक चाहिए और क्या बेस्ट है वो आप डिसाइड करते हैं। को हर विक टाइप का सैंपल पैक मिल जाएगा। मैंने एक पूरा विक टेस्टिंग का सीरीज बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट फ्रेग्रेंस ऑयल और सेंट। फ्रेग्रेंस ऑयल है वो है कैंडल की सेंट्स। फ्रेग्रेंस ऑयल आपकी कैंडल को सेंट देते हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, 100 से 1000 ऑप्शन है, जैसे क्लासिक सेंट से लेके बोल्ड फ्रेग्रेंस ऑयल, सीजनल फ्रेग्रेंस ऑयल और एंडलेस सप्लाई है फ्रेग्रेंस ऑयल की। मैं बोलूंगी कि जस्ट चेक देम आउट। सबसे फन पार्ट है कैंडल मेकिंग का, वो है सेंट्स या फ्रेग्रेंस ऑयल। 2 मेन टाइप के फ्रेग्रेंस ऑयल यूज होते हैं, एसेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंस ऑयल। जनरली बात करें तो आप दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन एसेंशियल ऑयल की बात करें तो बहुत कम ऑप्शन है और इनके साथ आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना है, क्योंकि इसकी मात्रा कम यूज होती है, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल जो है वो कैंडल मेकिंग सिर्फ और सिर्फ कैंडल के लिए बनाए गए हैं या फिर सोप, लोशन या बॉडी ऑयल्स के लिए यूज होते हैं। इसकी मात्रा आप हायर अमाउंट में यूज कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है और बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहे एसेंशियल ऑयल चूज करें या फ्रेग्रेंस ऑयल, कुछ चीजें मैटर करती है। जैसे कि फर्स्ट है कि टू मच ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैंडल की क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। टू मच ऑयल बैड थिंग है, इससे परफॉर्मेंस इश्यू होता है, विकिंग का इश्यू हो सकता है, कुछ भी नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी भी हो सकता है। एक पॉइंट के बाद ज्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल डालने से सेंट थ्रो नहीं बढ़ता है, बल्कि पैसा वेस्ट होता है। कौन सी टाइप की वैक्स आप यूज करते हो उस पर भी निर्भर करता है। कुछ वैक्स अलग अलग मात्रा की फ्रेग्रेंस ऑयल को होल्ड करते हैं। इन वैक्सेस की एक मैक्स लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही वो फ्रेग्रेंस ऑयल को होल्ड कर सकते हैं। मार्केट में इन दिनों बहुत सारे वैक्सेस अवेलेबल है जो लगभग 6 से 12% तक की फ्रेग्रेंस ऑयल होल्ड करते हैं। कुछ वैक्सेस एक्सेप्शनल्स होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस में कैंडल मेकर्स 8 से 10% के बीच में फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करते हैं। ये एवरेज है। एक नए कैंडल मेकर को मैं ये बोलूंगी कि वो 8% से स्टार्ट करें और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड फाइंड कर सकते हैं, उस पे टिके रह सकते हैं। जब फ्रेग्रेंस ऑयल की टेस्ट की बात आती है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो एसेंशियल ऑयल हो या फ्रेग्रेंस ऑयल हो। उनको जब बॉटल से सीधा स्मेल करे तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का कि क्या ये सेंट आपको पसंद है या नहीं, लेकिन यहाँ आप मेन टॉप नोट को सूंघ रहे हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल के 3 टाइप के नोट्स होते हैं, टॉप नोट्स, मिडिल नोट एंड बेस नोट। तो जब आप बॉटल को ओपन करते हैं, सूंघते हैं, तो टिपिकली मोस्टली जो स्मेल होती है वो टॉप नोट्स की होती है। आपको पूरी पिक्चर नहीं मिल रही है, आपको नहीं पता लग रहा है कि पूरे नोट्स कैसे हैं, एग्जैक्टली वो जलेगी तो कैसा स्मेल करेगी। इसलिए ऑयल को वैक्स में डाल के टेस्टिंग कैंडल बनाकर देखें, क्योंकि अधिकतर फ्रेग्रेंस ऑयल डिफरेंट स्मेल करते हैं जब वो कैंडल में बर्न होते हैं। इसलिए अक्सर हम बोलते हैं कि आप फ्रेग्रेंस को सीधा बॉटल से ना जज करें और प्रोडक्ट में टेस्ट जरूर करें। इसके अलावा मेन रीजन पैसा भी होता है, क्योंकि वैसे तो कैंडल में 8 से 10% डलता है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है $15 से $70 पर पाउंड के हिसाब से मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप जो भी ऑयल चूज कर रहे हैं वो अच्छे हो। मार्केट में आपको 1 आउंस के सैंपल मिल जाएंगे, जिनको आप अगर कैंडल नहीं बना रहे तो वैक्स स्मेल में टेस्ट करके जरूर देखें कि वैक्स के साथ ये कैसा स्मेल कर रहे हैं। क्यों ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने 1 पाउंड खरीदा है और पसंद नहीं आया और बिका नहीं है तो वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटेनर या जार। अगर आप कंटेनर कैंडल बना रहे हैं तो बात
करते हैं कंटेनर और जार्स की। कुछ लोग डिफरेंट टाइप के कैंडल बनाते हैं, जैसे डिजर्ट कैंडल हो गया, डिफरेंट टाइप के इसमें डिफरेंट टाइप के जार यूज होते हैं। कुछ लोग वॉटिव कैंडल बनाते हैं, कुछ लोग पिलर कैंडल्स बनाते हैं जो कि इसे डिश या होल्डर में रख सकते हैं। पिलर कैंडल जो बनाते हैं वो ऐसे ही खड़ी रहती है, जो कि मोल्ड या प्लेट्स में रखते हैं। फिर टेपर कैंडल होता है। सो कैंडल बहुत टाइप की होती है, बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कैंडल का मेजॉरिटी ऑफ वो होते हैं वो कंटेनर कैंडल बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2025 ट्रेंड्स की। तो मोस्ट कैंडल जार्स कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न और सिंपल लुक वाले हैं, जो कि किसी भी होम डेकोर में फिट हो सकते हैं। आजकल मार्केट में कलर पर ज्यादा जोर है बजाय जार की फैंसी डिजाइन पे। पहले सालों साल क्रेजी, शाइनी, फ्रॉस्टिंग ग्लास के जार बहुत डिमांड में थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, क्लीन जार का टाइम है, क्योंकि ये घर के अंदर सुंदर दिखते हैं, वो डेकोर के साथ मिक्स हो जाते हैं। आजकल प्लेन सिंपल जार का टाइम है, लेकिन ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है फिर से। अगर आप कलर्ड वेसल या जार ढूंढ रहे हैं, जैसे कि रेड, हंटर ग्रीन, जो आपके होम डेकोर के साथ मैच कर रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इन कलर के जार खरीद सकते हैं, या फिर क्लियर जार के अंदर कैंडल डाई डाल करके आप उस कलर का बना सकते हैं। तो आप क्लियर ग्लास के साथ कोई भी मनपसंद कलर यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ये डाई लिक्विड या ब्लॉक फॉर्म में आता है कलर। जरूरी नहीं है आपको डाई यूज करना, लेकिन ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। जब भी हम जार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है सेफ्टी। सेफ्टी इज फर्स्ट। याद रखिए, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें फ्लेम है, वो गर्म होगा, जो कि नॉर्मल है। कैंडल गर्म होता है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर गर्म नहीं होगा तो वैक्स नहीं मेल्ट होगा। लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जार हैंडल नहीं कर पाए और वो टूट जाए, या फ्लोर को गर्म करे और इसे निशान छोड़ दे। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो भी ग्लास जार या वेसल्स आप यूज कर रहे हैं वो कैंडल बनाने के लिए ओके हो। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि वो कैंडल के लिए है कि नहीं है। मोस्ट मोटे ग्लासेस कैंडल के लिए सेफ है। दूसरा कि कैंडल सप्लायर से जो जार ले रहे हैं वो कैंडल के लिए है, वो बने ही सिर्फ और सिर्फ कैंडल के लिए है, स्ट्रांग होते हैं। अगर आप किसी भी रैंडम स्टोर से जार खरीद रहे हैं तो टेस्ट करके देखिए जब भी आप कैंडल का टेस्ट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट या पावर बर्न टेस्ट। इसका मतलब है कि 7 से 8 घंटे कंटिन्यूसली जला के देखें कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे काम कर रही है, टेम्परेचर के क्या हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है। मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि कैंडल सप्लायर से अपनी वेसल्स खरीदे, क्योंकि वो सेफेस्ट ऑप्शन है। मैं नीचे इंडिया में यूज होने वाले सप्लाईज का लिंक डाल दूंगी, साथ साथ यूएस के सप्लाईज का भी लिंक डालूंगी, आप वहां चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है विक क्लिप्स और विक सेटिंग टूल्स, जो कि आपके प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाता है। ये आप पर्सनलाइज करा सकते हैं अपने जार के हिसाब से, या अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। ये टूल्स हर बार आपकी कैंडल की विक को मिडल में एक ही जगह पे सेट करके रखते हैं। अब तक हमने बात करी थी वो थी मटेरियल कैंडल के अंदर जो जाता है उनके बारे में। अब बात करते हैं कैंडल प्रोसेस की। आप सोच रहे होंगे कि सिंपल होगा कि वैक्स गर्म किया, विक को डाला जार में, और वैक्स और फ्रेग्रेंस ऑयल को मिक्स किया, पोर कर दिया। काश इतना आसान होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती। लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। कारण ये है कि हर प्रोसेस चेंज होता है, वैक्स टू वैक्स, जार टू जार, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। और मेरा यहाँ मतलब है टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर सबसे बड़ी चीज है कैंडल मेकिंग में। जैसे हमने बात किया था कि सर्टेन वैक कैन होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल। सो चलिए अज्यूम करते हैं कि हमने फिगर आउट कर लिया है कि कितना होल्ड करेगी हमारी वैक, कितना ऑयल जाएगा हमने पता कर लिया। अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि उसके लिए राइट विक कौन सी होती है। अब बात आती है प्रोसेस की कि कैसे एक साथ वैक्स और ऑयल को मिक्स करें और पोर करें। हर वैक्स का मेल्ट पॉइंट डिफरेंट होता है। मेल्ट पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर वैक्स सॉलिड से लिक्विड बनती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप भी है क्योंकि फ्रेग्रेंस ऑयल वैक्स में लिक्विड फॉर्म में मिक्स होता है। सो पहला स्टेप होता है अपनी वैक्स की टाइप की डिटेल को जानना और समझना। आप जो वैक्स यूज कर रहे हैं वो उस पे फ्रेग्रेंस ऑयल कितने टेम्परेचर पे मिक्स होगी। आई शुड टेल यू दैट जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपकी हेल्प के लिए है, और हर वैक्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। आपको गैस नहीं करना है। आप जहां से वैक्स खरीद रहे हैं वहां पे रिकमेंडेड मेल्ट पॉइंट होगा, वेबसाइट पर होगा या सप्लायर की तरफ से होगा।
होगा, रिकमेंडेड विक होती है, रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है जिस पर फ्रेग्रेंस ऑयल मिक्स होता है, साथ ही साथ रिकमेंडेड टेम्परेचर भी होता है जिस पर वैक्स जार में पोर करते हैं। आप ये सब ब्लाइंडली नहीं करना है, आपके पास कुछ न कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे जैसे आप कैंडल बनाते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है, तो आपके ये सारे वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। इसलिए आप फेसबुक कैंडल पर जाएं तो देखें कि हर कैंडल मेकर एक चीज रिकमेंडेड करते हैं तो दूसरी चीज रिकमेंड कर रहा है। कई बार वहां फाइट होती है, लेकिन इसका कारण होता है कि एनवायरनमेंट मैटर करता है। क्योंकि एक कैंडल मेकर कैंडल की जार में 65 पर पोर कर रहा है और रूम में 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तो एक्स्ट्रा ह्यूमिड होगा। और एक पोर कर रहा है उत्तराखंड में जहां पे ठंडा है, 20 डिग्री है, एक पोर कर रहा है शिकागो में जहां पे -20 डिग्री है। सो तीनों टेम्परेचर अलग अलग है। वो कैंडल कैसे ठंडी हो रही है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। जार के अंदर वैक्स को डालने के बाद वो ठंडी होती है, हार्ड होती है, और इसका रूम टेम्परेचर क्या होगा उसके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना रूम टेम्परेचर कम जाता है उसी हिसाब से फास्ट या स्लो ठंडी होती है। इसलिए आपको मिक्स इन्फॉर्मेशन, मिक्स सजेशन मिलता है। इसलिए अपने आप टेस्ट करना जरूरी है ताकि आप फिगर आउट कर पाए कि आपका प्रोसेस जो आपके लिए बेस्ट है। इसलिए जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हो, 1-2 डिफरेंट वर्जन जरूर टेस्ट करके देखें। अगर विक टेस्ट कर रहे हो तो 1 या 2 डिफरेंट टाइप की विक साइज आपके पास जरूर होनी चाहिए। जब वैक्स का टेस्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में तो डिफरेंट वैक्सेस का टेस्ट करें ताकि आपको पता लगे कि कौन सी वैक्स आपको पसंद आ रही है। जब आप अपने टेस्ट के लिए फ्यू बैचेस कर रहे हो तो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी पोर करके देखें। जैसे एक कैंडल 60 पर पोर करें तो दूसरी 68 पर पोर करें और एक को 80 पर पोर करें, और देखें कि कौन सी बेस्ट है आपके एनवायरमेंट के हिसाब से या फिर उसकी सेंट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। इस तरह आपको रियलाइज होगा कि कौन सा प्रोसेस आपकी कैंडल के लिए बेस्ट है। कई बार कैंडल मेकर के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि ग्रुप पे पढ़ते हैं कि इस टेम्परेचर पे पोर करना है, लेकिन वो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो कहीं और बैठा है जहां एनवायरनमेंट आपसे टोटली डिफरेंट है। इसलिए ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें अनटिल आपने खुद ने टेस्ट नहीं किया है। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है और सारी इंफॉर्मेशन हो और नोट्स हो, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी अपना खुद का प्रोसेस डिटरमाइन करने के लिए जो कि आपके लिए वर्क करता है। यहाँ बेस्ट वे है, आप चाहे कुछ भी बोलें लेकिन आपका टेस्ट इज बेस्ट वे टू फाइंड। बात करते हैं आपके लिए क्या बेस्ट करता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो परफेक्टली करना चाहते हैं। जब कैंडल मेकिंग की बात करते हैं तो कोई परफेक्शन नहीं होता, लेकिन बेस्ट कैंडल का मतलब है कि जो आपका बेस्ट जितना कर सकते हैं वो आप टेस्ट करके और थोड़ा बहुत ट्विकिंग या चेंज करके कर सकते हैं। तो टेस्ट करो, सीखो और ट्विक करो, बस यही करना है। आपने फ्रेग्रेंस ऑयल 9% पर स्टार्ट किया है, देन रियलाइज कि उतना नहीं चाहिए क्योंकि 8 पर भी कैंडल उतनी ही स्ट्रांग है। विक टेस्टिंग के दौरान मैंने रियलाइज किया कि 2 साइज बहुत अच्छी जा रही है सर्टेन जार के लिए, कौन सी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। उसके 2 बेनिफिट्स है, एक तो आपको पता है कि कौन सी बेस्ट वन है आपके पास, एंड दूसरा आपके पास बैकअप रहेगा अगर इन केस फ्यूचर में अगर वो विक नहीं मिल रही है मार्केट में तो आपके पास प्लान बी है। साथ ही हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और जानेंगे और वो कैसे बिहेव करता है। जब भी प्रोडक्ट परफेक्शन की बात करते हैं तो मेक श्योर करें कि सब टेस्ट, सब प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके रखें, चाहे वो नोटबुक हो या गूगल शीट हो या डॉक्स हो, जहां पर भी हो आपके पास ट्रैक होना चाहिए। हर चीज की ट्रैक करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके पास हो। अगर रिपीट करना हो तो कभी ये देखना हो कि 3-4 महीने बाद आपको कुछ और बनाना है, आपको यू हैव टू गो थ्रू योर नोट्स कि आपने टेस्ट किया था तो उसमें क्या था। मैं उन चीजों की बात नहीं करूंगी कैंडल मेकिंग में क्या गलत हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करूंगी जो कि हर कैंडल मेकर अपने कैंडल मेकिंग जर्नी में फेस करता ही है और जो वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैंडल मेकिंग परफेक्ट प्रोसेस के लिए। उसमें से एक होता है टनलिंग, जो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन टनल का मतलब होता है कि मिडल से सीधा विक का अंदर जलना और जो हीट है वो जार के कॉर्नर्स तक नहीं
पहुंचता है और एक टनल बन जाता है कैंडल के बीच के अंदर। यूजुअली ऐसा छोटी विक या रॉन्ग टाइप की विक की वजह से हो सकता है, क्योंकि विक इनफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जिससे वैक्स मेल्ट नहीं हो रहा है और उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सिर्फ मिडल तक जलती है और बंद हो जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम आपको नए टाइप का विक चूज करना है जो कि थोड़ा सा हॉट हो, या फिर सेम टाइप के विक में बड़ा विक चूज करना है। दूसरा है वो है कि सिंक होल, जो कि सिमिलर है टनलिंग के, और टनलिंग का रीजन भी हो सकता है लेकिन सेम चीज नहीं है। सिंक होल जनरली जो होता है वो वैक्स की सरफेस के नीचे एयर पॉकेट्स जो हमें दिखते नहीं है वो इकट्ठे हो जाते हैं। होता क्या है, एयर पॉकेट के अंदर वैक्स नहीं होती है और जब कैंडल नीचे की तरफ जलती है और इन पॉकेट्स को हिट करती है तो वो विक को बुझा देती है और कैंडल जलना बंद हो जाता है। ये बहुत वैक्स के साथ होता है, मोस्टली सोया के साथ ज्यादा होता है। सोया वैक्स के मॉलिक्यूल लेवल्स इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और वैक्स यूनिफॉर्मली सेम रेट से कूल नहीं होती है और इसकी वजह से सिंक होल बनते हैं जो कि सरफेस के नीचे होते हैं। और आप शायद नोटिस भी ना कर पाए, लेकिन इससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप रिकमेंडेड गाइडलाइन को फॉलो करें और भी वैक्स को स्टेयर करते हो स्लोली करें ताकि उसके अंदर एयर नहीं जाए। बबल्स और एयर पॉकेट्स का मेन कारण होता है वैक्स के अंदर एयर बबल का ट्रैप हो जाना, इसलिए जब स्टेयर कर रहे हो तो धीरे धीरे हिलाएं। जब पोर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे बबल दिख रहे होंगे तो डेफिनेटली सिंक होल बनेगा। स्टेयर स्लो करें, 1-2 सेकंड का वेट करें ताकि बबल सेटल हो जाए और पोर भी स्लोली करें और जो पोर टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा ठंडा रखें। कुछ वैक्सेस सिंक होल्स के लिए फेमस है, तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उनको जो है पोरिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो रखें। जब आप अपनी वैक्स को हीट करते हैं तो वैक्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है और गर्म होती है। हॉट वैक्स जो है वो एक्सपेंड होती है और अपना लार्जेस्ट वॉल्यूम पर होती है और जब जार में पोर कर रहे हैं तो अच्छे से जार में फैल जाती है, लेकिन जैसे ही वो ठंडी होती है वो श्रिंक होती है और वैक्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो सिंकिंग होके अंदर की तरफ डिप करती है जो कैंडल के अंदर। कुछ वैक्स हॉट पर पोर करना चाहिए, बाकी कुछ वैक्स को थोड़ा ठंडा करके पोर करना चाहिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कौन से टेम्परेचर पर पोर करके ये इश्यू अवॉइड किया जा सकता है और टॉप भी स्मूथ आपको मिल सकता है। एक और कॉमन इशू की जो बात करना चाहूंगी वो हमेशा नए कैंडल मेकर्स को फेस करते हैं, वो होता है फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग एक व्हाइट टाइप का डिस्कलरेशन होता है या स्नोफ्लैक्स लुक इफेक्ट होता है, चॉक होता है जो कि यूजुअली कैंडल के वॉल की तरफ लग जाता है। ये हमेशा सोया वैक्स के साथ होता है, ये सोया वैक्स की प्रॉपर्टी है। कभी कभी ऐसा होता है तो कभी ऐसा नहीं भी होता है। कभी बिना एडेक्टिव यूज करे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम इमीडिएटली नहीं दिखती है, कई बार महीनों के बाद में दिखती है। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि अगर सोया वैक्स यूज कर रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सोया की प्रॉपर्टी है, ये कैंडल की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ विजुअल इफेक्ट है। सो आई वुड से डोंट बॉदर, जस्ट गेट यूज्ड टू इट। लास्ट वन जो हम बात करेंगे वो है वेट स्पॉट। ये बहुत फनी है क्योंकि वेट स्पॉट्स का मतलब होता है गीला दिखना, वो भी कैंडल के अंदर, लेकिन ग्लास के अंदर ये वेट स्पॉट जैसा दिखता है, ये वैक्स का जार से सेपरेशन होता है। हमने बात की थी कि वैक्स एक्सपेंड करती है और जब कूल होती है तो श्रिंक करती है और जार की वॉल से पुल कर जाती है और अंदर की तरफ होकर के सेपरेट हो जाती है, इसलिए वो सेपरेशन क्रिएट करती है और लगता है कि वेट जैसा कुछ जार के अंदर है। अगेन ये कैंडल के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करती है, ये विजुअल होता है। स्पेशली हम कैंडल मेकर्स को बहुत ज्यादा परफेक्शन का कीड़ा होता है तो कैंडल कस्टमर्स यूजुअली दे डोंट केयर, बट हमें वो बहुत दिखेगा। सो मैं यहाँ पे नए कैंडल मेकर को स्पेशली बोलूंगी कि ऐसा होगा, आप परेशान होंगे, फेसबुक ग्रुप पर जाएंगे और आप पागल हो जाएंगे और आपको फिक्स करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, बट यू कैन नॉट फिक्स इट। टेम्पररी के लिए वो फिक्स हो सकता है लेकिन एक थोड़े दिनों बाद में प्रॉब्लम वापस आ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बदलने के साथ वैक्स का एक्सपेंड और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसको नहीं रोक सकते हो सकता है कि आपके घर में ये परफेक्ट हो, लेकिन जैसे ही पैकेज और शिपिंग या स्टोर में जाएगी या स्टोर के शेल्फ में रखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा ही होगा। वैक्स कंटिन्यू चेंज होगी और आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ वैक्स ज्यादा श्रिंक करती है तो कुछ कम। सो डोंट लेट इट स्टॉप यू, डोंट लेट इट फ्रीक यू आउट, जस्ट गो विद इट। ऑनेस्टली ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग एंड कॉस्ट। आपने कैंडल बना ली, अब आपको इनको बेचना है, लेकिन आइडिया नहीं है कि प्राइस कैसे सेट करें क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि कॉस्ट क्या थी बनाने की। सो लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैंडल। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ट्रैक एवरीथिंग। एक एक पैसा जो कैंडल की रॉ मटेरियल पर खर्च किया है, मैं बोलूंगी कि आपको एक बिजनेस के लिए सेपरेट फंड साइड में रखना चाहिए, सेपरेट चेकिंग अकाउंट रखें। आपको पर्सनल और बिजनेस की को मिक्स नहीं करना है, स्पेशली फंड्स को, क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा, साथ में आपकी
लाइफ इजियर हो जाएगी। आपको हर बिजनेस को ट्रैक करना है, हर मटेरियल को, हर खरीद को, जो भी आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, और आपको बेसिकली एवरेज आउट करना है कि पर यूनिट कैंडल कितने की बनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 पाउंड फ्रेग्रेंस ऑयल खरीदा और यहाँ पे 1 पाउंड फ्रेग्रेंस ऑयल होता है $25 का। सो हम पूरा पाउंड यूज नहीं करेंगे एक कैंडल में। सो एक कैंडल के लिए 1 आउंस यूज करेंगे। तो हमने 25 को 16 आउंस से डिवाइड करेंगे तो हमें पर आउंस कॉस्ट मिल जाएगी। आपको पता है कि आपकी एक कैंडल के अंदर कितने आउंस एफ हो जा रहा है, 1 आउंस, और उसकी कॉस्ट भी आपको पता लग गई है। इस कैंडल में 1 विक यूज होगी तो आप 1 विक नहीं लेके आओगे, आप 100 विक लोते, क्योंकि हमेशा जब मटेरियल आता है तो वो 100 विक के रूप में आएगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 विक? सेम थिंग वैक्स के साथ में होगा। 10 पाउंड का स्लैब आएगा या 40 kg का या फुल पैलेट आता है, तो उससे आपको पर आउंस या पर ग्राम की कॉस्ट पता होनी चाहिए। साथ में शिपिंग नहीं भूलें, आपका लोकल सप्लायर नहीं है और आप शिप करके ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो मेक श्योर करें कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में शिपिंग को भी जोड़ें, क्योंकि सप्लायर ने आपको जो भेजा है वो फ्री शिपिंग नहीं होके अगर उन्हें एक्स्ट्रा शिप है तो मेक श्योर करें कि पर पाउंड या पर पैलेट के अंदर जो आपने लिया है उसमें उसकी कॉस्ट भी होनी चाहिए। सो कितने आउंस की कैंडल यूज हो रही है, उस आउंस की कॉस्ट मल्टीप्लाई करके ये आपके कैंडल के वैक्स की कॉस्ट पता लग जाएगी। ये आप अपने आप कर सकते हैं पेपर या गूगल शीट पर, लेकिन बहुत सारी ऑनलाइन एप्स भी अवेलेबल है, मिल जाएगी, जो पूरा रेसिपी और मटेरियल कॉस्ट को मैनेज करने में हेल्प करती है। मैं इन्वेंटोरा यूज करती हूँ, आप नॉर्मल पेपर पर कर सकते हैं। मेन बात है कि हर खर्चे को ट्रैक करना है जो कि प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुआ, चाहे वो वैक्स हो, जार हो, विक हो, आपके फ्रेग्रेंस ऑयल हो, डाई हो या लेबल भी क्यों ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें भी प्रोडक्ट का पार्ट है। आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा है, क्योंकि इसी के बेस पर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर भी निर्भर नहीं करता और बहुत से अदर इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए। यूजुअली रिकमेंडेड ऐसे होता है कि अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की X, तो होलसेल में वो प्राइस होगा 2X, लेकिन रिटेल में 4X होता है। इट इज फाइन, और ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि क्राफ्ट प्रोडक्ट की प्राइस को सेट इस तरह से ही सेट किया जाता है, यहाँ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बिजनेस प्राइसिंग फॉर्मूला से नहीं बने होते हैं और बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, वेबसाइट का खर्चा हो गया, या आपका ऑनलाइन खर्चा हो जाता है। ये इस तरह, ये एक फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है कि आप एक घर बेच रहे हैं, सो घर बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल लगे, तो वो मटेरियल डिसाइड नहीं करता है घर की प्राइस क्या, घर का प्राइस डिसाइड करता है आजू बाजू का एरिया, मार्केट का कैसा है, कितना डेवलप है, लैंड का जो प्राइस है वो डिसाइड करता है घर का प्राइस। इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी कैंडल को के कस्टमर कौन है और आपकी कैंडल की वैल्यू जो आपको लगता है, ना कि मेकिंग की कॉस्ट हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लग्जरी लाइन बना रहे हो और टारगेट ऑडियंस उसी लाइन वाले हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट यूनिक भी होते हैं जिसको बनाने के लिए उतना सामान नहीं लगता है, लेकिन टाइम लगता है, कि वो वैल्यू ज्यादा ऐड करता है। हो सकता है आपका ब्रांड बहुत निश हो, निश से मेरा मतलब है कि स्पेसिफिक थीम या कस्टम बेस्ड ऑन दैट थीम। इस वजह से आप अपनी कैंडल को जनरल मर्चेंट्स के जैसे नहीं बेच रहे हो और आप स्पेसिफिक ऑडियंस को बेच रहे हो और वो नॉर्मल कस्टमर से ज्यादा पैसा दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। फिर भी ये जानना जरूरी है कि आपकी कैंडल को बनाने की कॉस्ट क्या है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को अंडरसेल नहीं करना है, ना पैसा वेस्ट करना है, ना नुकसान कमाना है। मेक श्योर करना है कि प्रॉफिट हो रहा हो। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ब्रेक इवन कॉस्ट क्या है और कितना प्राइस से नीचे आप नहीं जा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सेल्स या प्रमोशन कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए, ताकि प्रमोशन के दौरान आप मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सके। ये तभी होगा जब आपको अपने नंबर्स पता होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिकिंग अप निश और टारगेट ऑडियंस, और ये क्यों जरूरी है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्यों जरूरी है कि हम निश या टारगेट ऑडियंस चूज करें। जब हम निश पिक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक नीड को फुलफिल करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक गुड क्वालिटी का मेकअप ढूंढ रहे हैं तो शायद ये लॉरेल या सफोरा जाएंगे। माय पॉइंट इज, आप अपनी स्पेसिफिक नीड के लिए स्पेसिफिक ब्रांड या कंपनीज के पास जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका फोकस उस चीज की क्वालिटी पर रहता है और वो उन चीजों के लिए जानी जाती है, और एक कोई कंपनी उस चीज के लिए ही जानी जाती है
तो उस चीज के चाहने वाले या खरीदने वाले डेफिनेटली उसी कंपनी से चीजें खरीदेंगे। ये सिर्फ मेकअप या स्पोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होता है, मोस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट पर भी अप्लाई होता है, जिसमें कैंडल, सोप, लोशन और अदर होम और बाथ प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक थीम कैंडल बेचने के लिए प्रसिद्ध हो, आप उस टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। आप किसी भी रूट पर जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतना निश पर जाएं और कैंडल लवर का बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस है उसको छोड़ दें, अनलेस आपका निश बहुत ही नहीं है। बट यू नीड टू मेक श्योर एज ए न्यू कैंडल मेकर यू नीड टू स्टैंड आउट, एंड ईजियर भी होगा क्योंकि देन मार्केटिंग भी इजी होगा, प्रमोशन भी इजी होगा, कस्टमर मिलना भी इजी होगा, और कस्टमर के लिए भी आपको ढूंढना आसान होगा अगर आप यूनिक कैंडल बेच रहे हैं। निश और थीम किसी टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए, चाहे वो मैथोलॉजी ले लो या सुपर हीरो ले लो, स्पोर्ट्स ले लो। ये क्लास या टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे गिफ्ट रेडी कैंडल लाइक बंडल या सीजनल गिफ्ट बंडल, कैंडल गिफ्ट सेट फॉर वैलेंटाइन डे, कैंडल गिफ्ट सेट फॉर बर्थडे, क्रिसमस। तो ये एक तरह से थीम है। या आजकल जो चल रहा है स्वीट डेकोरेटिव कैंडल्स भी है। ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कैंडल बिजनेस के लिए, बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है और ये टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा। अदर एग्जांपल लाइक इको कॉन्शियस कैंडल या अरोमा थेरेपी कैंडल या मसाज कैंडल्स, ये भी आपके नॉर्मल से सेपरेट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2025 निश ट्रेंड। फर्स्ट, नेचुरल इंस्पायर्ड scents like cedarwood, moss and pine और रेन टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस 2025 में जो काफी डिमांड में है। साथ ही वो कैंडल्स जो कि नेचुरल टोन लाइक अर्थी टोन वाली कलर वाली हो, वो मार्केट में काफी हिट है। इसके अलावा पेस्टल ग्रीन, ब्राउन ग्रीन कलर, ओशियन कलर, ये नेचुरल अर्थ कलर की जार वाली कैंडल पॉपुलर होगी 2025 में। दूसरे जो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकती है वो डिफरेंट टाइप की सेंट्स कॉम्बिनेशन लाइक लेदर, लैवेंडर या टोबैको और रोज, जो भी काफी बोल्ड सेंट्स हैं। मिक्सिंग वुड्स विद सिट्रस, जैसे सिडार वुड सिट्रस नोट, जो कि एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है। इस तरह से यूनिक, बोल्ड और डेयरिंग कॉम्बिनेशन आपके ब्रांड की आइडेंटिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज लग्जरी कैंडल्स। लग्जरी इंग्रेडिएंट से बनी हुई, वो परफॉर्म बेटर करना जरूरी नहीं है, लेकिन लग्जरी टाइप के इंग्रेडिएंट से बनी होती है, जैसे कोकोनट या एप्रिकॉट वैक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे वैक्स कैंडल से बेटर परफॉर्म करेगी, बल्कि वो लग्जरी दिखेगी और लग्जरी फील होगी। सम फ्रेग्रेंस ऑयल्स बहुत महंगे होते हैं और ज्यादा हाई या लग्जरी फील कराते हैं, बट कॉस्ट सेम होती है। इनके इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि लग्जरी फील कराते हैं। दूसरी चीज होती है पैकेजिंग और अपीयरेंस। आप टिपिकल कैंडल बेच रहे हो, लेकिन नाइस लुकिंग जार और फिर कुछ अच्छे से पैकिंग मटेरियल या अंदर या स्टैंप लगा करके उसकी प्रेजेंटेशन लग्जरी जैसा है, तो वो लग्जरी कैंडल दिखेगी। नेक्स्ट इज प्राइसिंग फॉर लग्जरी बेस्ड ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। मार्केट में एक कस्टमर बेस्ड है जो कि लग्जरी प्रोडक्ट के लिए सेम मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कस्टमर एक सिंपल रिटेल मर्चेंट से कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहा है। इसका मतलब है आप नॉस्टैल्जिक टाइप फ्रेग्रेंस थीम बना सकते हैं 2025 में। नॉस्टैल्जिक का मतलब बेसिकली ये कैंडल्स होती है जो दैट कैन टेक यू टू योर मेमोरी लेन, रिमाइंड यू टू योर पास्ट और समथिंग। मोस्ट ऑफ कैंडल कुछ हद तक ऐसी ही होती है, लेकिन आप इसके अराउंड डिजाइन कर सकते हैं। अनदर एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो 2025 में है वो है कैंडी लाइक फ्रेग्रेंस, और ये ट्रेंड आपको अपील भी देखा क्योंकि बहुत ग्रेट आइडिया। पर्सनली मुझे कैंडी और गवर्नमेंट टाइप के सेंट्स नहीं पसंद है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो या तो आप वो कैंडल बनाए जो आपको पसंद है, या फिर आप वो कैंडल बनाए जो या उस थीम की जो आपके कस्टमर को पसंद हो, या दोनों। जो भी आप बनाए, आई थिंक आपको एंजॉय करना चाहिए जो भी आप बना रहे हैं। ये सारे कुछ आइडियाज है जो मेरे को लगता है, रिसर्च ये कहती है कि ये ट्रेंडी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी रिसर्च करें और आपको देखना है कि 2025 में ट्रेंड में हो, साथ ही आपके इंटरेस्ट के साथ जाए। ये सिचुएशन आपके लिए विन विन होगी। एक और चीज जो आपको ध्यान देना है जब भी आप अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो है कि आप उस थीम के साथ एक स्टोरी पर बात करें। ध्यान रहे कि आप प्रॉपरली इलस्ट्रेट कर रहे हैं अपनी ब्रांड के पर्पस को, व्हाट इज बिहाइंड इट, इसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन है, आप ये क्यों कर रहे हैं। आपको अपना कस्टमर बेस को पहचानना, और कोई आपके पास आकर पूछे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आप उनको एग्जैक्टली बता सकें कि यस कौन है और वो क्यों है। ये आपको अपने प्रोडक्ट की स्टोरी बताने में हेल्प करेगा, ब्रांडिंग में हेल्प करेगा, विद सोशल मीडिया पोस्ट, विद योर मार्केटिंग या ईमेल्स में, और हर
हर चीज कनेक्टेड होनी चाहिए। यही थीम पिक करने का पर्पस होता है, या निश या टारगेट कस्टमर का या ब्रांड आइडेंटिटी का। ये सब एक स्टोरी बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है और ये पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल सेटअप और बिजनेस स्ट्रक्चर की। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिस पर यूजुअली सब लोग नर्वस हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए ऑनलाइन या यूट्यूब पे। इसके अलावा आप अपने लोकल ऑफिस जा सकते हैं, जहां आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चेकलिस्ट मिल जाएगी कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना है, वो सब चीजें आपको कल ऑफिस से पता लग जाएगा। लीगल पार्ट उतना कठिन नहीं है जितना प्रोडक्शन पार्ट और मार्केटिंग और सेल्स वाला होता है। लीगल के लिए आपको ये देखना है कि कौन से टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर आपको चाहिए। यहाँ पे 3 मेन टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, एक LLC और एक पार्टनरशिप। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और श्योर नहीं है कि लॉन्ग टर्म करेंगे या नहीं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिजनेस कर रहे हैं खुद के नाम से और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस को एज ए DBA। DBA मीन्स डूइंग बिजनेस एज, और वो रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट के साथ में। आप अपने नाम के बजाय एक डिफरेंट बिजनेस नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं है, आपके नाम के साथ जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्वीट यू कैंडल का एक सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस कर रही हूँ, तो स्वीट यू कैंडल DBA होगा। इट मीन्स आई एम डूइंग बिजनेस एज ए स्वीट यू कैंडल। आई कैन यूज स्वीट यू कैंडल, लेकिन स्टिल एक इंडिविजुअल की तरह काम कर रही हूँ। मतलब कि आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन हियर, और आप टैक्सेस एक इंडिविजुअल की तरह फाइल करेंगे। आपको बिजनेस का सेल्स और एक्सपेंस सेपरेट होगा, लेकिन जब भी आप टैक्स फाइल करेंगे, आप एज ए पर्सनल के साथ में वो टैक्स फाइल करेंगे। इसका बेनिफिट यही है कि ये सुपर इजी है, चीप है, आपको किसी बाहर के पर्सन की जरूरत नहीं होती है, लाइक CPA वगैरह नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं, जैसे आप पर्सनल फाइल करते हैं वैसे ही फाइल करना है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे आपको लगता है कि ये बिजनेस एज ए बिजनेस कर रहे हैं और सेल्स होने लग गई है, तो LLC करवा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत आपका पर्सनल जो फंड्स है वो प्रोटेक्टेड नहीं है एज सोल प्रोप्राइटरशिप में। क्योंकि आप पर्सनल, सपोज आप अपने हस्बैंड के साथ भी है, आपका फैमिली है, ही इज अर्निंग, आप भी अपना अर्न कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के लिए आप अलग। बट अगर आपके बिजनेस की वजह से कहीं पे किसी को नुकसान हो गया है, तो वो आपको सू कर सकते हैं और आपके जो पर्सनल फंड्स है वो भी जेपर्डी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं LLC। LLC का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। LLC और सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंस भी है। जो डिफरेंस है वो काइंड ऑफ एडवांटेज है। LLC का जो एडवांटेज है वो है कि पर्सनल एसेट को बिजनेस एसेट से अलग करता है। LLC एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है और अपने आप में एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। और अगर आप LLC में अकेले मेंबर है, तो टैक्सेस सेम वैसे ही फाइल होगा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, क्योंकि आप स्केड्यूल C टैक्सेस में फाइल करेंगे, जो कि आपके बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट है, जो कि अपने आप में जो कि आपके पर्सनल इंडिविजुअल इनकम के अंदर जाएगी, और टैक्सेस आप साथ में फाइल करेंगे अपने पर्सनल टैक्सेस के साथ में। तो LLC में सेपरेट टैक्स रिटर्न नहीं होता है, बस ये है कि आप अपना बिजनेस का क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं और पर्सनल एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी ने अगर फ्यूचर में सू किया है, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उस कंडीशन में आपका इंडिविजुअल और पर्सनल जो एसेट है वो सेपरेट है LLC से। लास्ट है पार्टनरशिप। ये उन लोगों पर नहीं लागू होता है जो अकेले स्टार्ट कर रहे हैं या कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। पार्टनरशिप में आप एक कॉर्पोरेशन कर सकते हैं या मल्टी मेंबर LLC कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगी कि आप अपने CPA से बात कर सकते हैं, वो कौन सा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे थोड़ा बहुत जो आइडिया है या जो नॉलेज है वो मैं शेयर कर रही हूँ। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको चाहिए, नेक्स्ट आता है परमिट्स और लाइसेंस। कोई भी बिजनेस करने के लिए ये सारे परमिट्स और लाइसेंस होने चाहिए। मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन से लाइसेंस या परमिट चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपकी लोकेशन क्या है। सो आपको अपने इंडिविजुअल ऑफिस या लोकल स्टेट के साथ जाके चेक करना है। परमिट लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है और कॉस्ट भी उसी तरह से होती है। मोस्टली जो आई थिंक सिमिलर जो रहता है वो बिजनेस लाइसेंस चाहिए। इट मीन्स बिजनेस करने का अधिकार। इसके अलावा सेल्स टैक्स का परमिट चाहिए, या सेलर परमिट बोलते हैं या रिटेल परमिट्स बोलते हैं। ये दो तो चाहिए। फिर
आप लोकल ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो कि फेडरल के लिए चाहिए वो होता है FIN रजिस्ट्रेशन, FEIN रजिस्ट्रेशन, जो कि फेडरल एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये आपको बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए। ये आपके बिजनेस का SSN नंबर है जो कि यूजुअली बैंक अकाउंटिंग के लिए चाहिए या लोन के लिए चाहिए या फाइनेंशियल जो डील करना होता है उसके लिए चाहिए। अगर कहीं पर भी आप क्राफ्ट शोज में जाते हैं तो वो ये नंबर जरूर मांगते हैं। या अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं या ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट खोलना चाहते हैं, उन सब में ये नंबर चाहिए होता है। मैं यहाँ पे सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ US मार्केट की बात कर रही हूँ। मुझे बाकी किसी कंट्री के लॉज और रेगुलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनेस करती हूँ तो मुझे पर्सनली जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है लेबल लॉस। लेबल लॉस का मतलब है कि लेबलिंग गाइडलाइंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड जो कि आपको फॉलो करने हैं, जो कि जरूरी है। आपके प्रोडक्ट पर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि वार्निंग लेबल्स, कैंडल प्रोडक्ट लेबल्स, जिसमें होता है नेट वेट, कैंडल के अंदर कितना अमाउंट है, कैंडल के अंदर पूरा वेट नहीं लिखना है, अंदर का वैक्स, विक एंड फ्रेग्रेंस ऑयल का वेट लिखना है। इसके अलावा वार्निंग लेबल्स पर लिखना है जैसे कि कैसे यूज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कैंडल जला रहे हो। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। एज अ बिजनेस आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इंश्योरेंस ना केवल लॉ सूट्स या जब कोई सू करता है उससे बचाता है, बल्कि अगर आपका प्रोडक्ट खो गया या चोरी हो गया उससे जो भी डैमेज होता है उससे भी बचाता है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। हम अभी तक बात कर रहे थे निश की, थीम की, ब्रांड की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग की उस थीम के अराउंड। जब भी हम नाम चुनते हैं तो वो मेमोरेबल होने के साथ आपके थीम और ओवरऑल गोल के हिसाब से फिट होना चाहिए। जब भी आप नाम पिक कर रहे हैं तो वो इजी होना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टाइप करने में इजी होना चाहिए ताकि इजीली सर्च हो सके। कई बार ऐसे नाम सुनते हैं जिनकी स्पेलिंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है तो उनकी वेबसाइट सर्च करना मुश्किल हो जाता है। एक बात और बोलूंगी कि नाम में टाइम स्पेंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी नाम अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिजाइन लोगो। जो हमने नाम डिसाइड किया था उसके लिए डिजाइन लोगो। इसके लिए आप प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं क्योंकि डिजाइन अच्छा और यूनिक होगा, तो कॉपीराइट से भी फ्री होना चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा। मोस्ट ऑफ टाइम लोग टूल्स यूज करते हैं जैसे कि कैनवा हो गया। आप चीप ग्राफिक डिजाइनर को भी हायर कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे डिजाइन करवा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम लोगों के दिमाग में बेसिक आइडिया होता है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक जो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए वो उस डिजाइन को पेपर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर डिजाइन करेगा आपके अकॉर्डिंग। तो आपका लोगो में मोस्ट फोकस होना चाहिए कि आपका थीम, ब्रांड और आइडेंटिटी दिखे। पैकेजिंग में आपका गोल होना चाहिए कि कितने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे फैंसी बॉक्स में पैक कर सकते हैं, क्योंकि ये पैकेजिंग है जो आपके ब्रांड को सबसे अलग करता है। पैकेजिंग के साथ आप हैंड रिटन नोट्स, थैंक यू नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनलाइज टच देगा जो कि एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मार्केट दोज प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, आपके पास मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी। जैसे फर्स्ट हो गया कि बिल्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें, चाहे वो वीडियो कंटेंट के थ्रू हो। वीडियो कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। मेरा मतलब है कि प्रोडक्ट पेज पे शॉर्ट वीडियोस डालें, जैसे कैंडल जल रही है, कैंडल की स्मेल से कैसा इफेक्ट हो रहा है, जूमिंग इफेक्ट डाल सकते हैं कैंडल के ऊपर। कस्टमर से डील करते हुए आप विजुअली मूवमेंट दिखा सकते हैं जो कि आई कैचिंग हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टिल फोटोज ना डालें, स्टिल फोटोज भी होनी चाहिए, उसके साथ वीडियोज भी होना चाहिए, उसके साथ में रिव्यूज भी होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म वीडियोज नया तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। 20 से 30 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो आप अपना कैंडल का, सेंट्स का, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि आप उस पर डाल सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा आपको अपने कस्टमर को एनकरेज करना है कि वो फोटो और वीडियोस पोस्ट करें और आपको टैग करें, जैसे कि अनबॉक्सिंग वीडियोस या कैंडल लाइटिंग वीडियोस या घर में होम डेकोर में आपकी कैंडल कैसी दिख रही है। सो आप अपने कस्टमर से वीडियो रिव्यू के लिए भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया में लंबे टाइम तक ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि लोग भूल जाएंगे कि आप सोशल मीडिया में क्यों हैं। आपको डिफरेंट
डिफरेंट टाइप के पोस्ट करने चाहिए। इसके साथ ऑडियंस के साथ इंगेज भी होना चाहिए। कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स के लिए बात कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, पोल्स कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में और बात कर सकते हैं। आप अपने स्टोरी की बात कर सकते हैं, अपने ब्रांड की बात कर सकते हैं, इस ब्रांड के पीछे की क्या स्टोरी है। सो बहुत सारे कंटेंट हैं जो आप बना सकते हैं अपने ब्रांड के लिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा टॉपिक आता हुआ वेबसाइट सेटअप और एसईओ सेटअप। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप यूट्यूब पर गूगल कर सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं और एसईओ के बारे में सीख सकते हैं। मेरी एडवाइस यही होगी कि आप शॉपिफाई या एटसी से स्टार्ट करें या दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे उनकी खुद की वेबसाइट पर। उसके अलावा यूट्यूब पर आप उन प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, एसईओ उसका क्या, लिस्टिंग के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी इन जनरल जो भी बात करनी है। क्लीन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए वेबसाइट, बहुत ज्यादा वैसी नहीं। सारे के सारे वीडियोस, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी या यूट्यूब पर मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड है तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बट आई वुड से सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम शॉपिफाई में अगर आप देखेंगे उनकी थीम डिजाइन होती है, आपको थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियोस पे, नहीं तो उनके कस्टमर केयर से भी आप रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल बात करें तो आपका जो वेबसाइट होना चाहिए क्लीन सिंपल वेबसाइट बनाना चाहिए। आपको क्लटर्ड और डिस्ट्रैक्टेड वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट विजुअल अपीलिंग होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट स्पेस ही देना, क्योंकि कुछ भी व्हाइट स्पेस में होता है, क्लियर होता है, तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा। वेबसाइट के लिए आप स्क्वायर स्पेस, विक्स और शॉपिफाई यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं शॉपिफाई रिकमेंड करूंगी क्योंकि इनको बनाना आसान है, ग्रेट कस्टमर सर्विसेज है, सेटअप बहुत इजी होता है, थीम कस्टमाइज बेस्ड होता है, पावरफुल है और किसी भी टूल्स के साथ एप्स है जिनके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। As far SEO goes, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करे जब लोग शॉपिंग कर रहे हैं या गूगल पर सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई गूगल पर लाइलैक कैंडल सर्च कर रहा है, तो आपके प्रोडक्ट को उस सर्च पेज पर आने के लिए क्या करना होगा। नॉर्मली बोलूँ तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बड़े बड़े ब्रांड है जो सालों साल से मार्केट में है, उनका SEO आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा है, वो स्टैब्लिश हुए भी कई साल हो गए हैं। लेकिन कुछ तरीके हैं, जैसे गूगल के पेज पे आप आने का से गूगल एड यूज कर सकते हैं, ताकि वो ऊपर आपको लेके आएगा। आपको लिस्टिंग के टाइम डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करना है और टाइम के साथ SEO बढ़ता है। गूगल रिव्यू एक दूसरा रीजन है SEO बढ़ाने का। यही एक रीजन है कि आपको थीम या निश पिक करना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको स्टैंड आउट करना है। सो अगर आपका थीम होगा तो आपके लिए इजियर होगा, कंपटीशन भी कम है। एक थीम बेस्ड कैंडल डिजाइन करती हूँ तो सर्च रिजल्ट में मेरा प्रोडक्ट शो करना आसान है। अब मैं बाथ बॉडी वर्क के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ उनके साथ, क्योंकि बाथ बॉडी वर्क्स कॉर्पोरेट कैंडल का बहुत बड़ा ब्रांड है। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की या SMS मार्केटिंग की। अगर आप नए हैं तो इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हर किसी को लगता है कि ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा टूल है आजकल, क्योंकि हर किसी को इतने ईमेल आते हैं, लेकिन इसलिए आपको भी यूज करना है क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है मार्केटिंग के लिए। ये ईजी है, अफोर्डेबल है और आपकी वेबसाइट के साथ एप्स होती है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेल चिप हो गया, जो कि मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होती है। ये प्री डिसाइडेड टेम्पलेट देते हैं, आपको सिर्फ उनको एडिट करना है आपके ब्रांड के हिसाब से, और जो भी चीजें ऐड करनी है उसको ऐड कीजिए कंटेंट को, फिर ईमेल का ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाता है। जितना जल्दी आप ईमेल कलेक्ट करेंगे, वो सोशल मीडिया हो या लोकल इवेंट्स हो, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप ईमेल के थ्रू नए प्रोडक्ट, नए ऑफर्स और कोई भी नया इवेंट आ रहा है अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो शॉपिफाई और एटसी। शॉपिफाई एक खुद वेबसाइट है, वहीं एटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मार्केट प्लेस है। वहां पे आप जैसे बहुत सारे दूसरे लोग भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। शॉपिफाई पर बहुत बड़ा फायदा ये है कि वो फ्लेक्सिबल है, साथ में उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। जनरली बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में होता है। आपका अपने ब्रांड पे फुल कंट्रोल है, जैसे आपको डिजाइन करना है, जैसे आपके फोटोज दिखनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, फिर देन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिव्यू कैसा दिखना चाहिए, हर चीज आपके हाथ में है। वहीं पे एटसी पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका ब्रांड कैसा दिखेगा ये आपके हाथ में नहीं है। कुछ बैनर्स आप अपलोड कर सकते हो, फोटोज भी, पर लेकिन पूरा का पूरा वेबसाइट आप डिजाइन नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप दूसरे सेलर के साथ में एक स्पेस शेयर कर रहे हो, जैसे अमेजोन हो गया। एटसी का बेनिफिट ये है कि स्टार्टिंग
करना इजी है क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए बना है, बहुत सारे लोग उस पर सर्च करते हैं, उनका प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है। और हैंडमेड प्रोडक्ट के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ लिस्टिंग का कुछ पैसा लगता है, लेकिन उसके अलावा आपका बहुत पैसा नहीं लगेगा। वहीं शॉपिफाई की बात करें तो उनका प्लान्स होते हैं जो आपको मंथली उनको देना होगा। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने पूरा स्पेशली हैंडमेड प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बेच सकते हो उसका पूरा डिटेल उस पे बता रखा है। सो आप मैं यहाँ पे लिंक उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। इंडिया में बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन, कारीगर हो गया, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हैंडमेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एटसी के ऊपर शॉप स्टैब्लिश करना बहुत आसान है, आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं। वहीं वेबसाइट को डेवलप करने में आपको महीनों लग जाएंगे। एटसी पर आपको प्रोडक्ट कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना होगा, चाहे वो लिस्टिंग हो या प्रोडक्ट डिटेल हो, हर किसी को आपको कीवर्ड के हिसाब से, ताकि सर्च इंजन में आ सके। सो ये था मेरा आउटपुट सो फार फ्रॉम कैंडल मेकिंग बिजनेस। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है और आपको लगता है आपकी कुछ क्वेरीज है, डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड पर्सनली ईच एंड एवरी मैसेज। और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।